हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि सोशल साइंस की हमारी एक क्लास तो हो ही चुकी है और आज हमारा डे 2 है। आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आज जो है हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पहले आप थ्योरी कराइए देन क्वेश्चंस। तो देखिए, क्वेश्चंस के साथ मैंने इसलिए यहाँ पर थ्योरी रखा है ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो। वैसे जो आप बोल रहे हैं कि थ्योरी पहले कराओ, वो भी होगा, बट मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चंस पेपर पहले हम सॉल्व कर लें। इससे आपको एक एग्जाम पैटर्न को समझने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप जिन लोगों ने नोट्स ले लिया है तो क्लासेस से पहले एक बार आप नोट्स जरूर पढ़ लें। उससे क्या होता है ना कि नोट्स पढ़ने के बाद से एक बार दोबारा से वही सेम चीज़ आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको डबल फायदा होगा। और ये बहुत अच्छी बात होती है। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कुछ भी आप कहीं पे भी क्लास ले रहे हो, उसके पहले अगर आपने चीज़ें थोड़ी बहुत समझी है ना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पेपर 2 सोशल साइंस का जिसने नहीं नोट्स लिया है, आपको नंबर कॉमेंट सेक्शन में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैसेज करके ले सकते हो। जिसके पास है वो ऑलरेडी वही वाला आपको पढ़ना है, कुछ नया नहीं है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वाला क्वेश्चन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कई बार एग्जामिनर ने पूछा था और बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आता है। और ये क्वेश्चन पूछा है आपका अभी जो लेटेस्ट हुआ था ना, जनवरी 2024। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करके पूछा था। तो सबसे पहले तो हम इसे बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये HSRA क्या होता है? देखो, ये एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई थी। यहीं पर चेंज कर दिया था ना कि 1928 में नई दिल्ली की जगह पे अमृतसर, फिरोज शाह कोटला की जगह पे कुछ और, ये ऐसे यहाँ पर रिप्लेस करके आपसे पूछेगा एग्जामिनर। तो बहुत ही ध्यान से याद रखना है कि ये जो संगठन था इसकी स्थापना हुई थी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। और इसके संस्थापक याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी थे। काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती थी। और चलो ये तो आगे पढ़ेंगे, बट आप देखो कि अब हमने क्या किया, क्वेश्चन से पहले HSRA के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं आपको थ्योरी ही करा रही हूं, फिर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। शिकायत बहुत रहती है कि आप दोनों ही कराया करो। तो देखिए HSRA, अब ये क्या है? देखो, लिखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। अभी हमने पढ़ा, ये देखिए, भगत सिंह ये सभी लोग मिलकर ही तो स्थापना किए हैं ना। तो ये बात हमारी सही हो गई। अब उसके बाद से यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरा देखो कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना हुई। अभी हमने पढ़ा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए लिखा है कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। चलो भाई, ये भी हमारी बात सही हो चुकी है। दूसरा लिखा है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। ये एकदम गलत है और हमसे गलत पूछा है। दोनों में से एक जगह पे हो सकता है। अब दोनों जगह पे कैसे पॉसिबल है? तो पहला सही है, दूसरा सही है कि स्थापना हुई थी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो पंजाब अमृतसर ये हमारा खत्म हो गया। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। यहां पर देखिए, जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। ये मतलब बेसिकली क्या था ना कि जो अभी हम आगे जब पढ़ेंगे काकोरी के बारे में, तो ये एक ट्रेन डकैती थी और इसमें जो है जॉन सैंडर्स की हत्या हो गई थी। तो इसी को लेकर मतलब जो इसके ये HSRA के जो सदस्य हैं, इन लोगों ने क्या किया था, सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। अब इन लोगों ने ऐसा क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे अभी थ्योरी में। तो बेसिकली इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ये तो सही है। देखिए, यही होता है एग्जाम में, क्योंकि दोनों एकदम आसपास में ही लिखा है। तो पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात गलत है और गलत वाला ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, और आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बस मैं बोलूंगी कि 500 लाइक्स का टारगेट है। 500 लाइक आप कर देना। लाइक करने से कुछ नहीं मिलता है। हाँ, मुझे लगता है कि आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52। अब ये हम जो है महलवारी बंदोबस्त, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखिए, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, अभी वाले में भी। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। ध्यान से समझो, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये महलवाड़ी क्या होता है। तो ये एक तरीके का व्यवस्था है और इसमें जो भी गांव का मुखिया होगा ना, वो गवर्नमेंट के साथ क्या करेगा, लगान वसूली का एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, मतलब समझौता होता था, जिसे महलवाड़ी या फिर बंदोबस्त बोलो या फिर व्यवस्था कहो। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था,
ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण जो है महाल या फिर संपूर्ण गांव की उपज के आधार पे किया जाता था। तो इसमें से कुछ भी पूछे, आपको थ्योरी पता है तो कोई गलती नहीं होगी। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो बंदोबस्त है महलवारी, ये शुरू किसने किया था? तो ये 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत, यहाँ पर देखिए, इसकी समीक्षा की गई थी। यह प्रणाली उत्तर पश्चिम सीमांत, आगरा मध्य प्रांत, गंगा घाटी और पंजाब आदि में शुरू की गई थी। इसमें जमींदारी दोनों के तत्व थे और रैयतवारी प्रणाली। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको पूरा मतलब एक तरीके का समराइज कर दिया है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से देखो, जब भी थ्योरी पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहां पर देखिए 52, हिंदी इंग्लिश तो दोनों आ नहीं पा रहा है, तो चलिए पहले इस तरीके से कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, अभिकथन में लिखा हुआ है कारण में कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। बताइए, मैंने अभी आपको बताया नहीं। यहाँ पर देखो, थ्योरी में पहले ही लिखा है, यहाँ पर देखिए हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी और यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका मतलब जिसने थ्योरी पढ़ा है वो तो तुरंत इसको करेगा, हाँ भाई ये सही है, एकदम सही है। दूसरा है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को। जी हाँ, जो यही लाइन पूछता है बार बार कि जो भी राजस्व वसूली करनी थी, इसका मतलब जो भी टैक्स वगैरह लेना था उसको कंपनी तक पहुंचाना है, इसकी जिम्मेदारी ना गांव के प्रधान को दिया गया था। इस चीज का ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर ये जानबूझकर खेलता है ताकि आप इसको समझ पाए। तो गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को, एकदम राइट है। बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत की और यहाँ पर आपने बात कर लिया राजस्व वसूली की। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो हम 2 के साथ जाएंगे कि हमारा ए आर सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, और मैंने आपको थ्योरी इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है, जहां जहां पर जरूरत होगी। बाकी तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है सतत पोषणीय, इसमें वैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था। देखो, सतत पोषणीय विकास क्या होता है? यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक और पर्यावरण में किसी भी प्रकार के नुकसान के बिना वर्तमान और भविष्य दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। अब आप जानते ही हो कि सतत पोषणीय का मतलब ही होता है, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है और हमारा मेन जो एम होता है वो यही होता है ना कि जो हमारा नेचर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम इनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं और इनको बिना नुकसान पहुंचाएं हम अपने प्रेजेंट्स को एंड फ्यूचर दोनों के जीवन को क्या करें, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता बनाए रखें, यही होता है। अब ये थोड़ी नहीं कि आप अपने प्रकृति के ही साथ पूरा जो है उसको ही हार्म करो, पेड़ काट दो, हर चीज, उस फिर लैंडस्लाइडिंग होती है, आपने देखा ही होगा अभी हाल फिलहाल में। तो ये क्वेश्चन फिर से एक साइड में पूरा नहीं आ पा रहा है। 53 का देखिए, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से, अब इससे ना मैंने आपको सतत पोषणीय समझा दिया, तो आप इससे ना आराम से आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना मतलब हमको कोई भी हार्म नहीं करना है अपने नेचर को, फिर भी हम अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को क्या कर सकते हैं, गुणवत्ता बना सकते हैं। तो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वर्तमान समय के संसाधन उपलब्ध मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसके साथ आप सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। तो पहला लिखा है कि मतलब बेसिकली क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, जो कि हमारे सतत पोषणीय विकास में हेल्प करता है और हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखता है, नेचर को सुरक्षित रखता है। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि संसाधनों की खपत को घटाना। जी हाँ, अब ये थोड़ी ना है कि जैसे आपने देखा होगा, कई बार लोग, आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैं तो एक कपड़ा रिपीट नहीं करती हूँ या करता हूँ। कई बार मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, लोग ऐसे बोलते हैं और इसमें उनको बहुत प्राउड फील होता है कि अरे नहीं, हम तो कोई कपड़ा ही नहीं रिपीट करते हैं। इसका मतलब वो साल में कितने कपड़े खरीदते होंगे, और कपड़ा जो मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पर बनता है, आप खुद सोचिए कि एक कपड़े को बनाने में जो भी फैक्ट्रियाँ हैं उसे इतने केमिकल्स रिलीज होते हैं, फिर वो गंदा जो भी पानी होता है उसको नदी में ऐसे बहा देते हैं। तो ये क्या है, मतलब आप कपड़े बदलते नहीं हो, आप रिपीट नहीं करते हो, इसका मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें कम जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो हमें संसाधनों की खपत को घटाना है, मतलब ये नहीं कि फालतू में ही आप बस चीज़ें खरीदते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है।
एकदम सही है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर ज़रूरत है दो कपड़े की, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों को दिखाने के लिए आप कपड़े रिपीट नहीं करते हो तो साल भर, मतलब आप सोचिए आपने 365 दिन के हिसाब से कपड़े खरीद लिए। तो उपयोग में हमको वृद्धि नहीं करनी है, हमको घटाना है, तो बी तो हो ही नहीं सकता है। तो चलो एलिमिनेट करते हैं, जहाँ जहाँ पर बी है उसको काट दो। यहाँ पर है बी खत्म, यहाँ पर भी है खत्म, यहाँ पर भी है खत्म। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पहला आंसर आ गया, बट आगे और पढ़ेंगे। बी तो हो ही नहीं सकता है। संसाधनों का पुनर्चक्रण, जी हाँ, रिसाइकल होना चाहिए। अब जितना ज़्यादा हो सके आपको वही प्रोडक्ट्स लेना है। हमें प्लास्टिक वगैरह का यूज़ बहुत कम करना है क्योंकि उसका रिसाइकल नहीं हो पाता है। तो रिसाइकल वाली चीज़ें हमें यूज़ करनी है, और इससे बहुत ही एक तो बेनिफिट भी होगा और हमारे नेचर जो है वो भी सुरक्षित रहेंगे। वस्तुओं का पुनः उपयोग, मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप के यहाँ पे ऑलरेडी कपड़े हैं, आपने एक बार ही पहना हुआ है, फॉर एग्जांपल फंक्शन का ही, तो इसमें कोई शर्म नहीं आती है कि आप उसे रिपीट करो तो आपको शर्म महसूस होगा। लोगों को याद भी नहीं होता है कि आपने पिछली पिछली बार क्या चीज़ पहनी थी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप रीयूज़ करें, और इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लोथ का एग्जाम्पल लिया है। तो आप समझ सकते हो कि सतत पोषणीय विकास में सहायता करेगा संसाधन की खपत को घटाना, संसाधन का रिसाइकल एंड रीयूज। तो बी को छोड़ के आपका ए सी डी। ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक से एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पेरियापुरम वाली जो चीज़ें हैं, इसके बारे में पहले देख लेते हैं ये क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखो पेरियापुरम क्या है कि ये शैव विहित कार्यों के संग्रह का हिस्सा है। सेकुलर ने तैसव सैठ नैनारों की जीवन कथाओं के बारे में तमिल में पेरियापुरम या फिर महान पुराण को संकलित और लिखा। देवता शिव के कवि जिन्होंने तिरुमुराई की धार्मिक कविताओं की रचना की और बाद में उन्हें स्वयं संत घोषित किया गया, और यह कार्य इसका हिस्सा बन गया। वैसे ये इसमें से डिटेल में पूछता नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है कि यहाँ से बस क्वेश्चन यही पूछता है कि पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देता है। तो याद रखिएगा ये हमको साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना इसमें कवि संत कवि ये सब लिखा हुआ है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो कवि वाले पे ही जो है टिक करेंगे। ये देखिए, ये जो ऑप्शन है ना, विद्वान और कवि, बिल्कुल भी नहीं। सिपाही सैन्य नहीं, राजा रानी नहीं, ये एक तमिल कृति है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये हमको साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देता है। तो 54 का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 55, इसमें आपको किसी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। मतलब कि आप सोचिए, जैसे कि चलो हम ले लेते हैं अपने एजुकेशन का ही ले लेते हैं। आजकल सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है, एजुकेशन भी ऑनलाइन मिलने लगा है। तो इंटरनेट तो पहले भी था, आप मुझे बताओ, पहले भी था, बट कोविड के बाद से जो है ये बहुत ज़्यादा बूम किया है कि नहीं। तो जब तक हमने इसका यूज़ नहीं किया तब तक ये कोई रिसोर्स तो था नहीं ना, ऑनलाइन एजुकेशन था तो पहले भी, बट जब हमने इसका यूज किया, उपयोग में इसको लेकर आए, तो ये क्या बन गया, एक संसाधन बन गया। और ये सब पे अप्लाई करता है। जैसे कि आप कोई चीज लेकर आओ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लैपटॉप है, अब वो लैपटॉप है आपके पास, बट जब तक आप उसका यूज नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने वहां से कुछ चीजें स्किल्स सीख ली, तो इसका मतलब वो आपके लिए संसाधन बन गया। तो कुल मिलाकर कोई भी चीज हो, कोई वस्तु है, पदार्थ है, उसको उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी, उसकी यूजिलिटी ही उसको संसाधन बनाती है, एक रिसोर्स बनाती है। और हम लोग भी क्या है, एक रिसोर्स हैं। क्योंकि कोई भी वस्तु चीज़ है, जब तक मैं उसका यूज़ नहीं करूँगी, अपना खुद से उसमें दिमाग नहीं लगाऊंगी, कुछ नई चीज़ ना उसमें डेवलप करूँ, तो क्या नई चीज़ बन पाएगी। तो एक तरीके से हम जितने ह्यूमन हैं, मैं आप हम सब भी क्या है, एक संसाधन है। तो कोई भी चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है, उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी, उसकी यूजेबिलिटी। ठीक है, शुद्धिकरण, निष्कर्षण, वस्तु की खोज नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा है। तो 55 का 2। ठीक है, अब ये 56 है और ये काफ़ी डिटेल में पूछा है। तो पहले यहाँ पर एक चीज़ पढ़ लेते हैं, कुछ जो मैंने यहाँ पर नोट किया है आप लोग के लिए। देखो, आमतौर पर जो प्रेयरी है, इसके रूप में संदर्भित भूमि उत्तरी अमेरिका में होती है। ठीक है, यह शब्द जो है ना, ये प्रेयरी, ये कनाडा, संयुक्त अमेरिका, मैक्सिको, इसके आंतरिक तराई क्षेत्रों के रूप में संदर्भित क्षेत्र को शामिल करता है, जिसमें सभी महान मैदानों के साथ पूर्व की गीली पहाड़ी भूमि भी शामिल है। मतलब एक आइडिया के लिए आपको मैंने बताया कि जो प्रेयरी है ये उत्तरी अमेरिका में होता है, और ये शब्द कहाँ से आया है, तो इससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन है और आप देख सकते हो कि ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछा था। 56 पूरा आ भी नहीं रहा है, ये देख सकते हैं आप। देखिए,
अब इसमें आपको बताना है ना कि देखो, ये देखो, ध्यान से देखना सही, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा सही और छोटा सा घर नहीं लगा दे और गोला भर के आगे बढ़ जाओ तो नुकसान हो जाता है। तो क्वेश्चंस में हम सबसे पहले तो ढूंढ लेंगे भाई कि सही पूछ रहा है कि गलत नहीं वाला पूछ रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रेयरी। अब आपको पता चल गया कि उत्तरी अमेरिका में ही होता है और ये वर्ड कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब प्रेयरी को हम कहते हैं विश्व का धान्यगार। इस प्रदेश में ना गेहूं का उत्पादन में सहायक परिस्थिति का चुनाव करो। हम इसको विश्व का धान्यगार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। अब आखिर में गेहूं के उत्पादन क्यों अच्छा होता है, रीज़न क्या है? कुछ तो होगा वहाँ का, या तो वर्षा ज़्यादा होगा, कम होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब अमेरिका है भाई, वहाँ पे तो लोग खेती करने में आपको पता है इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और वहाँ के जो किसान होते हैं ना, हमारे जैसे किसान नहीं होते हैं। हमारे यहाँ के किसान इतना मेहनत करते हैं और उनको कितना कम बेनिफिट होता भी नहीं है। और वहाँ के जो किसान हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, पैसा भी लगाते हैं और उससे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो यहाँ के लोग ना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। और इसने लिख दिया नहीं तो ये तो ख़त्म ही कर दो, वो लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई अमेरिका की बात हो रही है। तो ए तो वैसे भी खत्म हो गया क्योंकि नहीं लिख दिया है। जहाँ जहाँ ए है उसको हम उड़ा देते हैं। पहला भी खत्म, तीसरा भी खत्म। अगर आपको मज़ा आ रहा हो क्लास में तो लाइक का बटन दबा के आप एक तरीके से मेरा भी मोटिवेशन बना सकते हैं। पहला तीसरा खत्म, अब 2 बचा हुआ है। अब यहाँ के लोग लिख रहा है ना कि बहुत परिश्रमी होते हैं। ठीक है भाई, ये तो बात सही है कि मेहनत करेंगे तभी तो फल भी मिलेगा, भी सही है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, साइंटिफिक मेथड का ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि किस तरीके से खेती करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है जिससे कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, प्रोड्यूस, ठीक है, जो भी चीज़ें वो उगाते हैं वहाँ पे। तो बी एंड सी तो होगा ही। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। अब गेहूं है तो भाई वर्षा की कमी कैसे हो सकती है, तो ये तो वैसे भी खत्म हो गया। तो ओनली आपका बी एंड सी, ठीक है, ऑपोजिट लिख दिया ना यहाँ पे, डी में भी और ए में भी, तो इसलिए हमारा बी एंड सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एक तरीके से उत्तरी अमेरिका में होता है। और आपने देखा होगा कि कई आप इसकी वीडियोस भी जाकर एक बार यूट्यूब पे सर्च करना कि वो लोग किस तरीके से खेती करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है उसको देखने में भी। अब यहाँ पर पृथ्वी के बारे में पूछ रहा है। देखो देखो, हमारा जो अर्थ है ना वो चपटा नहीं है। अगर मैं उसके शेप की बात करूं तो आप उसको बोल सकते हैं जियोइड, एक तरीके जियोइड के रूप में है। तो पृथ्वी हमारी चपटी नहीं है, एक चपटी गोलाकार, आप जिसे हम बोल सकते हैं जियोइड है। मूल रूप से यह ध्रुवों पर लगभग सपाट और किनारों पर गोलाकार होता है, या थोड़ा अंडाकार है, आप पूरा अंडाकार भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये गोले की तरह होता है। तो कुल मिलाकर हम इसको बोल देते हैं जियोइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा है कि जो द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ अर्थ इज, हमारी जो पृथ्वी है, अगर आपको उसको बच्चों को पढ़ाना हो तो उसका एक ट्रू मॉडल क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप, मानचित्र तो होगा नहीं भाई, मानचित्र पूरा ही एक सपाट है। उपग्रह से प्राप्त चित्र होगा नहीं, कोई आपका वो जो रग्बी बॉल होता है वो भी नहीं होगा, ग्लोब है। और आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा, जब भी ज्योग्राफी का होगा, पढ़ने से ज़्यादा इंटरेस्ट तो ग्लोब को देखने में लगता था। ठीक है, तो 57 का 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 58। देखिए ये क्वेश्चन आपका आदिवासी वाला है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदिवासी जनजाति ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो कि सीटेट हर बार घुमा फिरा के पूछता है, चाहे वो पेडागॉजी हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी हो। अब ये जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन हमें थोड़ा सा नीचे जाना होगा, 59, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से बताओ कौन सा सही है, साथ में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अभिकथन ए लिखा हुआ है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। और आपको ना इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी, क्योंकि ये लोग जो लिखित अभिलेख है वो नहीं रखते थे। ठीक है, इसलिए हमको इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बट हाँ, इनको जंगल के बारे में जो बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि ये वहीं पे रहते हैं। एक तरीके का जो इनका कल्चर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है ना कि ये लोग भेदभाव, जैसे नॉर्मली आप देखो तो जाति धर्म, जैसे हमारे समाज में ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, बट इनके अंदर ना भेदभाव वाली चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, कि ये एक दूसरे जाति के हिसाब से भेदभाव करेंगे, धर्म के हिसाब से, तो इस तरीके से भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो जनजातियों की जो कल्चरल्स जो भी परंपराएं हैं, जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, काफ़ी रिच होता है। और जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की, जैसे कि कोई भी चीज़ होगी ना,
तो ऐसा नहीं होगा कि बस मेरा है, नहीं भाई, ये पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है और सब लोग इसका उपयोग करेंगे मिलजुल कर। एक साथ ये लोग खेत में भी काम करेंगे, अगर किसी के यहाँ पे कुछ नुकसान हो गया तो एक साथ मिलकर सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है। और जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, तो आप इससे आइडिया लगाओ कि इनके यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है। तो बात तो एकदम सही था, बट अगर ये लोग यहाँ पर संगीत की भी बात जोड़ देते तो एक्सप्लेनेशन भी हो जाता, क्योंकि बात यहाँ पर चल रही थी सांस्कृतिक परंपराओं की। तो समझ गए होंगे आप इसका आंसर क्या होगा। ए और आर सही है, बट व्याख्या नहीं है सही, ठीक है। सो दूसरा, और जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बोलती हूँ ना, इसलिए मैं बोलती हूँ क्लास जरूर देखना, जिसके पास नोट्स हैं ऑलरेडी उनको भी क्लास जरूर देखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा था अभी कि क्या ये लोग भेदभाव करते हैं, क्या इनके बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इनका लिखित दस्तावेज नहीं है। ये दोनों चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। वैसे मैंने नोट्स में 1 बाय 1 सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट आपको क्लास तो जरूर देखना है। देखो अगला, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलता है, मतलब जो डिसीज है वो स्प्रेड होता है ना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वाटर, फूड, एयर एटसेट्रा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिसीज, संचारणीय बीमारी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कोई आपका जेनेटिक डिसीज नहीं है, ना ही कोई एक्वायर्ड है, ना ही कोई ये आपका जन्मजात, मतलब जन्म से ही है। ये एक कम्युनिकेबल है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है, आपका वाटर, फूड, इन सब के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60। अब मैं पहले जो लोग बीपीएससी की क्लास कर रहे होंगे उनको मैंने परसों ही पढ़ाया था, हमारी जो पहली क्लास थी दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड, कि ये जो है ना 3 बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार ये लिख देता है कि ये तो एक बार भी अध्यक्ष नहीं बने। नहीं भाई, ये 3 बार बन चुके हैं, आई थिंक 3 से ज़्यादा भी बने होंगे। तो और इनको हम कहते हैं भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। और भारत के अनौपचारिक राजदूत के रूप में भी हम इनको जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। इनकी किताब का नाम मुझे बताना जरूर। एक भारतीय राजनीतिक नेता, ये व्यापारी, विद्वान और लेखक थे, जिन्होंने दूसरे नौवे और 1886 से 87, 93 से 94 और 1906 से 1907 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22वें अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। ये अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, INU। इसका नाम बदलकर इन्होंने किया, इन्हीं के अनुशंसा पे हुआ था, दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पर हो गया था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, और ये दादा भाई नौरोजी के अनुशंसा पर इसका नाम बदल कर दिया गया INC, ठीक है। तो ये चीज़ भी इनसे रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है इनसे रिलेटेड। देखो, और ये हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। बताओ, एकदम गलत, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है सही। तो जो सही वाला है वो तो हटा ही दो, ऑप्शन नंबर 4 ही आपका होगा। यह व्यवसायी और प्रचारक थे, लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। जी हाँ, ये ना उस समय सोचिए, लंदन में भी रहे हैं, ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे हैं। बट ये बात तो एकदम गलत कर दिया कि ये अध्यक्ष ही नहीं बने हैं। बताओ, अभी मैंने देखा कि बताया आपको कि अध्यक्ष बने थे, ये हो ही नहीं सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर बीच बीच में आपकी पेडागॉजी भी आ रही है, ठीक है। तो पेडागॉजी भी करते चलेंगे ताकि दो कंटेंट, NCERT, पेडागॉजी सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। देखिए 61, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यहाँ से हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें और उनको अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो है संवेदनशील भी बना सकते हैं। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है सामाजिक विज्ञान बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर, एकदम सही है। अब ये क्यों जरूरी है, अभी मैंने इसका आंसर भी बता दिया कि यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें विविधता के लिए सम्मान आता है। अब उनको आप पढ़ाओ ही ना सोशल साइंस, उनको बाद में कोई चीज़ एकदम अटपटी लगेगी कि यार ये क्या हो रहा है, ये लोग हमसे अलग हैं, आदिवासी जनजाति लोगों को भी अलग तरीके से देखेंगे। इसीलिए सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्तर पे, कि बच्चों को हम जो भी ये विविधता है, भिन्नता है, हम उनको बता सकें कि ये क्या है, हम सबका भाषा, धर्म सब कुछ अलग होने के बावजूद भी हम एक हैं। तो संवेदनशील बनाने के भी पर्सपेक्टिव से दोनों की दोनों बातें सही हैं। यहाँ पर इसका रीज़न दिया है, सो ऑप्शन नंबर 1,
ठीक है। 62 देखिए, और ये तो मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी को पता होगा, सभी जानते होंगे कि अभिकथन लिखा हुआ है कि भारत के गांवों से किसानों की कई आत्महत्या के मामले के रिपोर्ट आए हैं। एकदम सही है। हर साल जो भारत के गांव से जो किसान हैं उनके जो सुसाइड है इसके मामले के बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं। अब ये क्यों आता है, क्यों किसान जो है वो सुसाइड करता है? मानसून का भाव, बिन मौसम बरसात, कभी बारिश ना होना, सूखा पड़ जाना, फिर इतना ज़्यादा वो उधार ले चुके होते हैं, इतना ज़्यादा जो है साहूकारों से किसी से भी कर्जा ले चुके होते हैं कि वो उसको कभी चुका ही नहीं पाते हैं। और इन्हीं सब की वजह से किसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और यही इनके दुखों का कारण बनता है जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो बात भी एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है, तो हम जाएंगे पहले के साथ। ठीक है, चलिए अब 63। चलिए देखिए, और ये वाला क्वेश्चन अभी आपका पूछा है एग्जाम में, थोड़ा सा इसको मतलब चेंज करके पूछा था, बट ये पूछा था ना कि जो कितनी महिलाएं जो है ऑफिस में होंगी, जैसे 30 से अधिक होंगी तो उनके लिए बालवाड़ी क्रेच की सुविधा देनी होगी, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए 63 का लिखा है कि उन तत्कालिक उपायों की पहचान करो जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं इंडिपेंडेंट मतलब सेल्फ रिलायंट बनाने में सुनिश्चित करता है। तो देखो, बालवाड़ी का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चाइल्ड केयर सेंटर बना दिया, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं उनके जो चाइल्ड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, वो उस वजह से नहीं जा पाती हैं। तो बट यहाँ पर एक सुविधा दे दी गई है चाइल्ड केयर सेंटर्स, तो अब वो आराम से अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़कर जा सकती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये एक बात बताओ, सीट का आरक्षण कर दिया है संसद में, उससे उनकी सुरक्षा, नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान देने का क्या चीज़ है? हमें तो ऐसी महिलाएं हैं जो कि जिन्हें घर से बाहर निकलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हमें ऐसी करनी है ताकि वो उनका आगे जो है एक तरीके से रोड़ा ना बने। ठीक है, तो पहला तो एकदम सही है, बट ये एकदम गलत है। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, जी हाँ ये एकदम सही है। देखिए, कहीं पर भी वो जॉब करने जा रही हैं, अगर उनको ये लगेगा कि यहाँ पर मैं एकदम सेफ हूँ, ठीक है, वो आराम से वहाँ पर नौकरी करेंगी। कई बार महिलाएं नौकरी इसलिए भी छोड़ देती हैं क्योंकि वर्किंग प्लेस पे उनको बहुत ज़्यादा हैरेस किया जाता है। ऐसी न्यूज़ आप देखते ही हो, आए दिन आता है। रात का भी शिफ्ट है तो अकेले आने में भी तो दिक्कत है भाई, तो इसके लिए उनके लिए कोई फैसिलिटी होनी चाहिए पिक एंड ड्रॉप का, तो ये भी एकदम सही है। तो A C D ऑप्शन नंबर 2। देखो, अब इससे क्या होगा कि महिलाएं जो है वो सुरक्षित महसूस करेंगी, नौकरी करने भी जा सकती हैं, साथ में वो सेल्फ रिलायंट भी हो जाएंगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करेंगी। ठीक है, तो A C D। अब 63 के बाद आपका आ गया 64, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर देखिए, जो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के बारे में सही है। अब ये परिप्रश्न उपागम क्या होता है, उसके लिए देखिए, इसको हम बोलते हैं इंक्वायरी अप्रोच। अब इंक्वायरी अप्रोच का मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, कि हम इंक्वायरी अप्रोच ना, इसके थ्रू आप बच्चों को ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना वो डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इससे बच्चों को ना अलग अलग जो है तरीके से सोचने का मौका मिलता है, वो एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, उसका एवेल्युएशन हो पाता है। अगर आपसे मैं बोलूँ कि ये एक टॉपिक है, अब इस पे आपको ना बहुत सारी चीज़ें जो है रिसर्च करके लिख कर लानी है, तो आप मुझे बताओ, मैंने कोई आपको प्रॉब्लम दे दिया, आप उसके लिए क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करते करते आपके अंदर सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाएगी, आप उसका मूल्यांकन करना सीख जाएंगे, है कि नहीं? तो इंक्वायरी अप्रोच इसीलिए हम स्कूल्स वगैरह में करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है, जी हाँ। और यह जो भी प्रूफ है वो एकत्रित करने, मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में, मल्टीपल वेज बच्चे सीख लेते हैं। अच्छा, ये तरीका होगा, नहीं नहीं दूसरा तरीका होगा, तो वो खुद उसका जो है पता लगाने में मदद करते हैं। तो A and B तो होगा ही। शिक्षिका जो है अधिगम की गति को तय करती है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर टीचर का कोई रोल नहीं होगा कि मैं तुम्हारी जो है यहाँ तक तुम्हें सीखना है, नहीं भाई, वो बच्चे अपने हिसाब से सीखेंगे। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, नो। ये आपकी कोई मैगी नहीं है कि तुरंत बन जाएगी, टाइम टेकिंग होता है, बहुत समय लगता है, और क्योंकि खुद से बच्चों को करना है, तो C D तो होगा ही नहीं, A and B ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो 65। ये सारे पैडागॉजी के ही क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए 65 में पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करो। अब आप मुझे बताओ, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहते हो,
पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की आपको पहचान करनी है। तो इस सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा चारों ऑप्शंस में से? विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना होगा, पढ़ाना है, याद रखना, पढ़ाना का कौशल, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। देखो भाई, होना तो सब जरूरी है, बट पढ़ाने के कौशल आधारित अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो वो तो यही है ना कि आपको नक्शा बनाने तो आना ही चाहिए भाई। बच्चों को सिखाना है बोर्ड पे, अगर आपको नक्शा ही बनाने नहीं आ रहा है तो क्या मतलब है? ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2। तब से लगातार आपके पेडागोजी ही चल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए एक ये कर लेते हैं पहले, ये भी पेडागोजी ही है। ए और आर पे विचार करो और सही विकल्प का चुनाव करो। लिखा हुआ है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। हाँ ठीक है भाई, जो आप बताओ सोशल साइंस हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ नाम बदल दिया गया है, और इसी में ये सब होता है। मतलब इकोनॉमिक्स आप इसको बोलो, राजनीतिक विज्ञान बोलो, जो बोलना है बोलो, है एक ही। अब ये क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि इन विद्या विशेषों में ये अंतर संबंध है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जी हाँ, आपने देखा होगा, अगर आप देखो मैंने हिस्ट्री में अपने नोट्स में भी लिखा है, लास्ट में आप जाना कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो कि आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा, पॉलिटी में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों विषय एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो बात भी एकदम सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो हम पहले के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी, ये देखिए यहाँ पर वही लिखा है ना, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और ये क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन्स। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर आप ये बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पढ़ाना होगा तो बच्चों हिस्ट्री में ही आएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है ज्योग्राफी से, नहीं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है और ये इसीलिए इसको सामाजिक विज्ञान भी बनाता है। ठीक है, तो पता ही चल गया आपका पहला। तो बस आप सभी का अगर रिस्पांस अच्छा होगा तो हम 1-1 घंटे की भी क्लास करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते नहीं हैं, थोड़ा आगे का देखेंगे, स्किप कर देंगे। फिर अब मैं चाहूँगी कि आज आप लोग 500 लाइक्स कर दो एटलीस्ट, मुझे ये तो पता चल जाए कि 500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हर दिन क्लास चाहिए। ठीक है, ताकि मैं भी एक रूटीन बना के चलूँगी हर दिन क्लासेस का। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास थी, पहली क्लास में हमने इसके पहले के क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको सोशल साइंस, क्योंकि सोशल साइंस ही मैं आपको पढ़ाती हूँ और इसके नोट्स भी मैंने खुद ही बनाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप नंबर में मैसेज करके ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5 बजे बीपीएससी की क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।